हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 का पार्ट 11। और आज पार्ट 11 में हम देखने वाले हैं एक विमेय संघट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम संघट के बारे में जान चुके हैं और साथ ही साथ हमने उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में भी जाना। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कोलिजन तो होगा, लेकिन वो वन डायमेंशनल कोलिजन होगा। वन डायमेंशनल कोलिजन का मतलब ये हुआ कि वो एक रेखीय संकट होगा। यानी कि अगर हमारे पास दो द्रव्यमान की वस्तु है m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान की, तो वे जो संघट करेगी वो एक ही रेखा के अनुदिश यहाँ पे करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो दैट इज थीटा इज टू 0 डिग्री का होगा। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह होगा एक विमेय संघट। तो हम स्टडी करने वाले हैं कि एक विमेय संघट में किस किस तरह के यहाँ पे जो है रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हम एक केस लेंगे। हम यहाँ पे दो केस लेंगे एक विमेय संघट में। पहला हम केस लेने वाले हैं कि जब संघट पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट होता है, उसका हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। हम जानते हैं कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट किसे कहते हैं। ये एक ऐसा संघट होता है जिसमें गतिज ऊर्जा रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन जो गतिज ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको देखने वाले हैं कि ये बात सच है जो हमने अभी तक पढ़ी है, तो इससे हम उसको प्रूव करने वाले हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दो द्रव्यमान की वस्तु होगी। पहला द्रव्यमान होगा m1 द्रव्यमान की वस्तु होगी, दूसरा द्रव्यमान होगा m2 द्रव्यमान की वस्तु होगी। तो जो ये m द्रव्यमान की वस्तु होगी m1 द्रव्यमान की, उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो हम मानते हैं u1 है। u1 इनिशियल होगा उसका वेग। जो दूसरे द्रव्यमान की वस्तु होगी वो मान लेते हैं वो रेस्ट में है अभी। लेकिन जब उन दोनों के बीच में संघट होगा, संघट करने के पश्चात हम जानते हैं, क्योंकि यह एक पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है, तो उन दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं वो चिपक करके एक दूसरे के साथ चिपक करके वो गति करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए उनका जो कुल द्रव्यमान, उनका जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा उसके बाद m1 प्लस m2 v फाइनल। यानी कि कुछ v फाइनल एक ही वेग से वो गति करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का केस हमें लेके चलना है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पे संवेग तो संरक्षित रहेगा। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानेंगे कि जो इसकी इनिशियल जो इसका संवेग था, प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा m1 v इनिशियल वाला इसका जो वेग होगा। और m2 तो जीरो, क्योंकि m2 जो द्रव्यमान है उसको हमने रेस्ट में मान रखा है, तो यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। हम पहले द्रव्यमान की वस्तु को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। वो बराबर हो जाएगा, संघट करने के पश्चात उनका संवेग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 प्लस m2 v फाइनल। ओके, यहाँ से हम v फाइनल यानी कि जो अंतिम वेग है उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जानते हैं कि संघट के दौरान उसकी गतिज ऊर्जा की क्षति होती है। गतिज ऊर्जा की क्षति होती है, तो यहाँ पे अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो वो हम क्या निकालेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा की क्षति का मतलब क्या होता है। गतिज ऊर्जा की क्षति का मतलब ये होता है कि जो उसकी इनिशियल, जो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा रही होगी, वो क्या रही होगी, वो कुछ ना कुछ रही होगी। सपोज करो कुछ भी है वो, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली रहेगी, अंतिम जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इन दोनों में से कौन ज्यादा रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, अगर हम ये बोल रहे हैं कि संघट में उसकी गति ऊर्जा की क्षति होती है। ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा ज्यादा रही होगी। प्रारंभिक गति ऊर्जा ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू अंतिम गतिज ऊर्जा की। तो यहाँ पर अगर आप, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फॉर्मूले में हम ये ले रहे हैं कि के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी केस को उल्टा लेंगे, अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखेंगे के अंतिम माइनस के प्रारंभिक, तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट नेगेटिव में आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। वो ये प्रदर्शित करता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो क्षय हो रही है, यहाँ पे उसका लॉस हो रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये हो जाएगी हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट ही आ जाएगा। और देन हमारे पास अंतिम जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गतिज ऊर्जा धनात्मक आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा की क्षति हो रही है। अगर आप इसी को उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे, मतलब आप उसको फर्स्ट में लिखेंगे, उसको आप इधर लिखेंगे इंटरचेंज करके, तो आपके पास रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी जो प्रारंभिक वाली होती है वो ज्यादा होती है अंतिम वाली गतिज ऊर्जा के तुलना में। ओके,
तो अब हम सेकंड केस यहाँ पे लेने वाले हैं और सेकंड केस में हम देखेंगे कि जो संघट होगा वो संघट क्या होगा, वो प्रत्यास्थ होगा, यानी इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं कि जब उन दोनों के बीच में संघट होगा, तो वो क्या होगा, संघट करने के पश्चात वो जिस दिशा से वो आई होगी उसी दिशा में दोबारा वो वेग करना स्टार्ट करती है, चाल उसकी उसी दिशा में स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। चलिए इसको देखते हैं हम यहाँ पे क्या हमें केस मिलता है। तो अगेन हम वही कंसिडर करके चलने वाले जो कि हमने फर्स्ट केस में लिया था कि प्रारंभिक जो एक वस्तु है m1 द्रव्यमान की, वो एक वेग से गति कर रही है, उसका वेग मान लेते हैं u1 वेग है। जो दूसरी वाली वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 है, उसका जो वेग है वो 0 है। संघट करने के पश्चात जो ये वाली वस्तु होगी, इस बार आपको ध्यान रखना है कि वो जो वस्तु है, दोनों जो पिंड है वो एक दूसरे से चिपकते रहेंगे, यानी कि उनका अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु अलग अलग चाल से गति कर रही होगी। यानी इसका द्रव्यमान m1 ही रहेगा, लेकिन इसकी जो चाल हो जाएगी वो v1 हो जाएगी। इस तरह से जो ये वाली वस्तु होगी, ये m2 द्रव्यमान की वस्तु है। भले ही इस इनिशियल उसका 0 था हुआ, लेकिन अब उसका कुछ ना कुछ वेग रहेगा, उससे मान लेते हैं v2 वेग होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम फॉलो होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानेंगे कि जो प्रारंभिक संवेग होगा, दैट इज m1u1, वो बराबर हो जाएगा अंतिम के। यहाँ पर अलग अलग हम लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो दोनों चिपकते नहीं है, बल्कि अलग अलग वेग से वो गति करना शुरू करते हैं। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वो बराबर हो जाएगी अंतिम गतिज ऊर्जा के। इसको आप सॉल्व करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे अब, और अंतिम में हमें रिजल्ट निकालेंगे। अंतिम में रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए तो जो भी उसका प्रारंभिक वेग था, अंतिम वेग में क्या चेंजेस आते हैं, क्या हमें अंतिम वेग मिलता है, उसको हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। हम देखते हैं इक्वेशन जो 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे v2 से। इक्वेशन 1 को हम v2 से मल्टीप्लाई करने वाले। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले इक्वेशन में ये जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे से बराबर हो सकता है अगर हम यहाँ पर इस वाले टर्म में v2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे v2 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि तो करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन 3 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से घटा देंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से घटाने पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। इसको हमें सिंप्लीफाई करते जाने हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, m1 u1 को बाहर ले लेंगे कॉमन। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u1 माइनस यहाँ से आ जाएगा v2, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम m1 v1 को बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ से हमारे पास v1 अंदर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा v2 अंदर। इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास m1 u1 नहीं, सॉरी कैंसिल नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसिल होकर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह का। इसको आप सॉल्व करते जाइए आगे से, और अंतिम हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा v2 बराबर u1 प्लस v1। आपको इसको सॉल्व करते रहना है, सिंप्लीफाई करते जाना है हमको, क्योंकि v1 और v2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। इसको हम इक्वेशन 4 रख देंगे यहाँ पर। हम क्या करने वाले हैं, हमें v2 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है हमारे पास, दैट इज u1 v1। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारे पास v2 था। v2 को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हम v1 वाली चीजों को एक साथ लिख लेंगे और u1 वाली को एक साथ लिख लेंगे। इस तरह से, इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आती है, और हम यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अब रिजल्ट आ जाएगा v1 और u1 की वैल्यू। हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हम अपने पास v1 और v2 की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी v1 की, और जैसे आपको v1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो आप किसी भी इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट करके यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी मैंने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 1 2 3, जहाँ पे भी आपको v1 दिखेगा, आप v1 को वहाँ पे पुट कर दीजिएगा और v2 की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने v1 और v2 निकाल दिया है। v1 v2 क्या है, v1 और v2 अंतिम वेग है। हम इसका क्या करने वाले हैं, अब इससे हम कुछ केसेस लेंगे। कैसे केसेस लेंगे हम, लेट्स सी। हम यहाँ से निष्कर्ष ये प्राप्त करते हैं कि अगर हमारे पास दो द्रव्यमान की जो वस्तु है, उनका द्रव्यमान अगर सेम है, यानी अगर m1 और m2 दोनों द्रव्यमान की वस्तुएं सेम है,
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? क्या हम पे इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v1 और जो फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले की है v2 उसमें क्या चेंजेस आते हैं? हम ये देखेंगे जब आप इस इक्वेशन में पीछे, अब आप इक्वेशन में m1 और m2 को जब आप बराबर रख के देखेंगे दोनों इक्वेशन में, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो हमारे पास प्रारंभिक एक जो पहले द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका जो अंतिम वेग होगा वो शून्य हो जाएगा, जबकि जो दूसरी वाली द्रव्यमान की वस्तु है उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो पहली वाली वस्तु के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने पर जब दोनों द्रव्यमान की वस्तु सेम हो, सेम द्रव्यमान की जब वस्तु हो, तो प्रथम द्रव्यमान की जो वस्तु होगी वो विराम अवस्था में आ जाती है, जबकि संघट करने के पश्चात दूसरा द्रव्यमान प्रथम द्रव्यमान के आरंभिक वेग को प्राप्त कर लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ, हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं दोनों द्रव्यमान की वस्तु समान द्रव्यमान की है, दो वस्तु हमारे पास है और दोनों का जो द्रव्यमान है वो सेम है। होगा क्या, जब ये एक दूसरे से संघट करेंगे, संघट करने के पश्चात जो दूसरा वाला द्रव्यमान की वस्तु होगी वो अपनी पोजीशन पर रहेगी, इसका मतलब उसका कोई भी वेग नहीं हुआ। लेकिन जो पहले द्रव्यमान की वस्तु होगी वो जो पहले द्रव्यमान की वस्तु होगी वो विरामावस्था में रहती है, जबकि दूसरे द्रव्यमान की वस्तु पहले द्रव्यमान वस्तु के आरंभिक वेग के अनुसार अपना वेग को प्राप्त कर लेती है। ओके, यहाँ पे पहली और दूसरी हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों द्रव्यमान की वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सेम है। ओके, सेकंड केस हम ये ले सकते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान के कंपैरिजन में ज्यादा है। मान लेते हैं कि दूसरा जो पिंड है उसका द्रव्यमान काफी ज्यादा है कंपैरिजन टू m1 द्रव्यमान के। इसी केस को अगर आप उस वाले इक्वेशन में रखेंगे v1 और v2 में, तो आपको दिखाई देगा होगा क्या कि दूसरे द्रव्यमान की वस्तु जिसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, सॉरी v2 m2 का द्रव्यमान ज्यादा है, जो जो वाले जिस जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जो अंतिम वेग होगा वो शून्य रहेगा, जबकि जो प्रारंभिक द्रव्यमान वाली वस्तु है जिसका द्रव्यमान बहुत कम है वो क्या करेगी, वो नेगेटिव रूप से प्रारंभिक वाले द्रव्यमान की प्रारंभिक वाले वेग के तरह गति करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक भारी हमारे पास द्रव्यमान की वस्तु है और एक हम पे हल्के द्रव्यमान की वस्तु है, जब इन दोनों के बीच में संघट होता है, संघट करने के पश्चात क्या होता है कि जो भारी द्रव्यमान वाला रहेगा वो स्थिर रहेगा, यानी उसमें कोई भी वेग नहीं होता है, उसका अंतिम वेग कुछ भी नहीं होगा, दैट इज जीरो। लेकिन हल्के द्रव्यमान का जो वेग होगा वो कुछ ना कुछ वेग प्राप्त कर लेगा। हम ये कह सकते हैं कि जिसका प्रारंभिक वेग था उसी वेग से वो गति करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। ऐसा होता भी है, हम डेली लाइफ में देख सकते हैं कि हम भारी द्रव्यमान की वस्तु लेंगे, उसके सामने हल्के द्रव्यमान की वस्तु लाएंगे तो जो भारी वाला रहेगा वो अपने ही पोजीशन पे स्थिर रहेगा, लेकिन हल्का वाला क्या रहेगा, जब उसे संघट करेगा तो अपनी विपरीत दिशा में वो उसी वेग से क्या करेगा, वो वापस से वो उसका वेग हो जाएगा, दैट इज अंतिम वेग। इस तरह से हमने समझ लिया है एक विमेय संघट के बारे में। अब हम देख लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने ये देखा कि जो एक विमेय संघट होता है वो क्या होता है, एक आयामी टक्कर, एक ही सीधी रेखा में चलती दो वस्तुओं के बीच की टक्कर होती है। हमने देखा कि जब दोनों द्रव्यमान समान होते हैं तो किस तरह का केस होता है, इन द कौन से केस हुआ ये, अप्रत्याश सॉरी ये था हमारे पास प्रत्यास्थ संघट वाला केस। ओके, आवश्यक शर्तें यह है कि हमें अप्रत्यास्थ संघट और प्रत्यास्थ संघट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे 5.12 उदाहरण को, और साथ ही साथ हम समझेंगे द्विविमीय संघट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।